सिंचाई और कृषि। कृषि के प्रकार, उसमें एक हमारे पास में आता है परंपरागत कृषि और एक आता है वैज्ञानिक कृषि। वैज्ञानिक कृषि के अंदर हम जो है, एक तो कृषि के अंदर जो कल्चर होते हैं, जो नए नए कल्चर शुरू किए उनको लेते हैं, और एक कृषि में क्रांतियां जो हुई है उनको लेते हैं। और परंपरागत कृषि जो की हम सदियों से करते आए हैं, जैसे झूमिंग कृषि है, मिश्रित खेती है, सूखी खेती है, सहकारी खेती है, हाइड्रोपोनिक्स जल कृषि जिसको कहते हैं, और फसल चक्र है कृषि के अंदर। ये हम परंपरागत रूप से कृषि के अंदर आते हैं। झूमिंग कृषि क्या है, मिश्रित कृषि क्या है, सूखी खेती किसे कहते हैं, सहकारी खेती कैसे की जाती है, हाइड्रोपोनिक्स आजकल एक वर्ड काफी पॉपुलर है, और एक फसल चक्र शब्द जो है। पहले हम बात करें झूमिंग कृषि की, तो झूमिंग कृषि को हम कई नाम से जानते हैं, जैसे इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि का मतलब यह है कि वे क्षेत्र जहां वन ज्यादा है और कृषि भूमि नहीं है, जहां वन तो बहुत ज्यादा है, जैसे अपन जाएंगे अरुणाचल प्रदेश 80% भूमि पर वन है, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, यहाँ 80-90% भूमि वनों से ढकी है, खेती के लिए भूमि है ही नहीं। तो वहां किसान क्या करता है, पहले वन को जलाता है, वन को जला करके भूमि को साफ करता है, तैयार करता है, फिर वहां खेती करता है, फिर वो 1-2 साल वहां खेती करेगा, उसके बाद में फिर वो उस भूमि को छोड़ देगा, दूसरी जगह चला जाएगा, वहां फिर वन जलाएगा, वहां फिर वो खेती करेगा। तो झूमिंग कृषि को दूसरे शब्द में हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, जिसमें खेत स्थानांतरित होता रहता है। आज खेत ये है, कल खेत ये होगा, परसों खेत वहां चला गया, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, स्थानांतरित खेती। प्राय यह नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के अंदर, आसाम, मेघालय, मणिपुर, वहां पर आदिवासी लोग जो है वो वनों को जलाकर खेती करते हैं, 2-3 साल के बाद में खेत बदल लेते हैं ताकि उपजाऊ भूमि मिलती रहे। इसको हम झूमिंग कृषि कहते हैं। दक्षिण भारत में इस कृषि को चैना कृषि कहते हैं, और उत्तर पूर्वी भारत के अंदर इस कृषि को टांगिया कृषि भी कहते हैं, और राजस्थान में इस कृषि को जो है वालरा कृषि कहते हैं। राजस्थान में इस कृषि को जो है वो वालरा कृषि कहते हैं। राजस्थान में वालरा दो तरह के करते हैं, एक भील वालरा करते हैं और एक ग्रासिया वालरा करते हैं। ग्रासियों की वालरा कृषि क्या कहलाती है और भीलों की वालरा कृषि क्या कहलाती है। राजस्थान में भील आदिवासी वनों को जलाकर कृषि करें तो उसको वालरा कहेंगे, इसी तरह से ग्रासी आदिवासी भी वनों को जलाकर कृषि करें तो वालरा कहते हैं। इनके आगे नाम है, भीलों की वालरा जो है वो क्या कहलाती है, दजिया, दजिया और चीमाता, और ग्रासियों की वालरा कहलाती है हारी, हारी बावरी, हारी बावरी। भील आदिवासी अगर वनों को जलाकर खेती कर रहे हैं तो इसको हम राजस्थान में वालरा कहते हैं। भीलों की वालरा दो तरह से है, भील पहाड़ों पर वालरा कर रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, चीमाता, और भील मैदान में वालरा कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, दजिया। इसी तरह से ग्रासी आदिवासी भी सामूहिक रूप से खेती करते हैं वनों को जला करके, और ग्रासियों की सामूहिक खेती जो है वो हरी बावरी कहलाती है।
ग्रासियों की जो सामूहिक वानरा कृषि है उसको हरी बावरी कहते हैं। तो राजस्थान के ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरी बावरी बहुत बार पूछा जाता है, दजिया चिमाता पूछा गया है। राजस्थान में जो है झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? वालरा कृषि कहते हैं। तो वालरा यानी वनों को जलाकर की गई कृषि कहाँ? राजस्थान के अंदर। और भारत में इसको क्या कह रहे हैं? झूमिंग कृषि, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इसके क्षेत्रीय नाम भी है चेना कृषि, दक्षिण भारत के अंदर। और म्यांमार वगैरह के अंदर जो है वो टांगिया कृषि, और राजस्थान में इसको वालरा कृषि। फिर वालरा के दो प्रकार आगे, भीलों की वालरा जो है वो दजिया और चिमाता, और ग्रासियों की वालरा जो है वो क्या कहलाती है? हारी बावरी कहलाती है। ग्रासियों के अंदर एक सामूहिक सहयोग की परंपरा, ये बहुत बार आता है, सामूहिक परस्पर सहयोग। सारे लोग मिलकर के खेती करेंगे और सारे लोग मिलकर के फसल को बांट लेंगे। न किसी का कोई खेत है, न किसी का कोई जमीन है, सारे सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं और सारे सामूहिक रूप से फसल बांट लेते हैं। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। एक तरह से अपन जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं वैसे ग्रासियों की है। मिश्रित खेती, पशुपालन किया जाए, सबसे पुरानी कृषि है। सबसे कृषि के प्रकार में सबसे पुराना प्रकार क्या है? मिश्रित खेती। पशुपालन भी हम साथ साथ कर रहे हैं। मिश्रित खेती सबसे ज्यादा राजस्थान में बाड़मेर में की जाती है। बाड़मेर में प्राय सभी किसान जो है खेत में पशु रखते हैं। बाड़मेर के अंदर मिश्रित खेती। इसी तरह से सूखी खेती, बरसात से खेती, ये भी बाड़मेर में सबसे ज्यादा होती है, बरसात से खेती। सहकारी खेती, जैसे ग्रासियों की मैंने अभी आपको हारी बावरी बताया, इसी तरह से सहकारी खेती। सहकारी खेती जो है वो सरकार और किसान मिलकर दोनों खेती करते हैं। यहाँ तो सारे ग्रासी आपस में मिलकर खेती कर रहे हैं, यहाँ सरकार और किसान मिलकर खेती कर रहे हैं। सरकार किसानों को जमीन देती है, किसानों को खाद, कृषि उपकरण, बीज वगैरह सभी देती है। किसान खेती करते हैं और जब फसल आ जाती है तो फसल जो है वो सरकार प्रॉफिट जो होता है वो किसानों में बांट देती है। अपने बीज का, खाद का पैसा निकाल करके जो लाभ हुआ है वो लाभ किसानों को बांट देती है। इसमें किसी एक किसान का खेत नहीं होता, लंबी चौड़ी भूमि ली जाती है, बड़ा एक सहकारी कृषि फॉर्म बनाया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, सूरतगढ़ सहकारी कृषि फॉर्म 1956 में राजस्थान सरकार ने स्थापित किया था। एशिया का सबसे बड़ा सहकारी फॉर्म है। यहाँ कम से कम 300-350 किसान जो है वो मिलकर खेती करते हैं। सरकार सारी उनको चीजें देती है। फसल जब आती है तो सरकार का खर्चा कटौती करने के बाद में जो प्रॉफिट होता है वो सारा किसानों में बंट जाता है। इसी तरह से सूरतगढ़ के बाद में जैतसर सहकारी कृषि फॉर्म है 1963 में। सूरतगढ़ का फॉर्म हमने किसके सहयोग से स्थापित किया था? रूस के। और ये किसके सहयोग से स्थापित किया? कनाडा के। सहकारी खेती जो है वो रूस से शुरू होती है। हाइड्रोपोनिक्स, जिसको हम कहते हैं जल कृषि, हाइड्रोपोनिक्स यानी जल कृषि, जल में खेती करना। हाइड्रोपोनिक्स पहले तो यह है कि वहां सफल होती है जो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों में क्या है, खेत तो हो नहीं सकता क्योंकि भूमि उबड़ खाबड़ है। भूमि उबड़ खाबड़ होने से खेत कैसे होगा? अपन जो परंपरागत अपने जैसे खेत होते हैं इधर जमीन समतल, वो तो पहाड़ों में होंगे नहीं। तो पहाड़ों में जैसे ये पहाड़ का इलाका है, ये इलाका है, ये क्षेत्र मान लीजिए खेती योग्य बन रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं किसान? धागे से जो है वो फसलों को बांध देते हैं और पानी के अंदर जो है वो पोषक तत्व घोल देते हैं और ऐसी फसल लेते हैं जो पानी की अधिकता को सहन कर सकती है। जैसे सिंगाड़ा की फसल है, चावल है, चावल का तो पौधा पानी में डूबा होना चाहिए, पानी में डूबा हुआ है, धागे से पौधे को बांधा हुआ है। पौधा जमीन से तीन ही चीज लेता है, एक जमीन से जो है वो स्थिरता लेता है, एक जमीन से लवण सोखता है और एक जमीन से पानी लेता है। चौथी चीज उसको आवश्यकता नहीं है जमीन से। लवण हमने पानी में डाल दिए, जो इस पानी के अंदर स्थिरता के लिए धागा बांध दिया, और पानी जो है वो है जी यहाँ पर पानी की अधिकता सहन कर, जैसे चावल का पौधा है, सिंगाड़ा का पौधा है, सब्जियां हैं, ज्यादातर सब्जियां क्या होती है? पानी में डूबी रहती है। सब्जियों की खेती बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। चावल की खेती भी कर सकते हैं, सिंगाड़ा की खेती भी कर सकते हैं, और वो फसलें जो पानी की अधिकता को सहन कर सकती है वो पहाड़ी इलाकों में जो है अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जो पहाड़ी क्षेत्र है
वहां पर जैसे बांसवाड़ा के अंदर जो है चावल की खेती के लिए फेमस है हाइड्रोपोनिक्स। राजस्थान में चावल के लिए कौन सा स्थान चर्चित है? तो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में जो है इससे हाइड्रोपोनिक्स से की जाती है, जल कृषि से की जाती है। फसल चक्र क्या चीज होता है? फसल चक्र किसे कहते हैं? क्रॉप रोटेशन। खेत में फसलों को बदल बदल कर बोना। आप खेत में गेहूं ले रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं, 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल हो गए गेहूं ले रहे हैं, खेत खराब हो जाएगा, क्योंकि एक एक फसल लेने से खेत की उर्वरता जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो हमारे यहाँ किसान क्या करता है, 2-3 साल तो गेहूं ले लिया, जहां भी जैसे गंगानगर के किसान है, उसके बाद में क्या करता है, वो दलहन की फसल लेता है। दलहन की फसल में कोई भी ले सकता है, जैसे चना ले लिया, मूंग ले लिया, मोठ ले लिया, चना मूंग मोठ कोई भी दलहन की फसल लेगा। 3 साल तक गेहूं की फसल ली, बाद में 1 साल चने की, दलहन की, मोठ की, इसकी फसल। ये जो दालों के जो दलहन जिसको मटर कुल कहते हैं, इनकी फसलों की क्या विशेषता होती है? इनकी फसलों की जड़ें जो होती है वो क्या होती है? गांठदार होती है, और गांठ में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम। ये क्या करते हैं? राइजोबियम का कार्य क्या होता है? इनकी जड़ों में जो पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन तो वायुमंडल में खूब पड़े गए हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? 79% या 78.8, लमसम कितना होगा? 79% वायुमंडल में नाइट्रोजन है, पौधा एयर ले रहा है। तो ये फिर राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम क्या करता है? मटर कुल के पौधों की जड़ों में गांठें होती है, गांठों के अंदर जीवाणु होते हैं, और ये जीवाणु जो होते हैं ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, देखिए पौधे की खासियत क्या है, पौधा जो है वो वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। पौधे में लेने का एक ही ऑर्गन्स है, जमीन से कोई भी चीज लेनी है क्या लेगा? जड़ से लेगा। या तो पानी ले रहा है पौधा, हवा से पानी ले नहीं सकता, जड़ से पानी खींचेगा। पौधे को लवण चाहिए तो पानी खींचेगा, पौधे को खाद चाहिए, फसल चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फेट चाहिए तो पानी जमीन से खींचेगा। वायुमंडल से पौधा जो है वो नाइट्रोजन नहीं ले सकता। तो ये जो जीवाणु क्या करते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको जमीन में डाल देते हैं, और जमीन में डालती पौधे की जड़ें जो होती है वो क्या है, आसानी से इसको सोख लेती है। तो पौधा सीधा वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकता, पौधा जमीन से नाइट्रोजन लेगा। ये क्या करते हैं, जब नाइट्रोजन, ये जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में क्या करते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, भूमि में नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, ताकि पौधे की जड़ें नाइट्रोजन को खींच सके। तो जो साइंस पढ़ते हैं वो जानते अच्छी तरह से, पौधा वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकता, जमीन से। पौधे में ऑर्गन सोखने का एक ही है, केवल जड़ ही उसको कुछ दे सकती है, और वो जड़ें तभी शोषण करेगी जब जमीन के अंदर नाइट्रोजन होगा। तो राइजोबियम जीवाणु जमीन के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ताकि पौधा नाइट्रोजन सोख सके। इस वजह से फिर क्या है कि नाइट्रोजन फिक्स करेंगे तो खेत क्या होगा, उपजाऊ बना रहेगा। अब जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसकी खेती करने से किसान का खेत उपजाऊ होगा? उसमें उसने जो है चना दे दिया, मटर दे दिया, मूंग दे दिया और ग्वार दे दिया, किसके खेत से उपजाऊ नहीं होगा? चना भी करेगा, मटर भी करेगा, मूंग भी करेगा, गंवार दलहन नहीं है, गंवार की जड़ों में नहीं होते हैं। गंवार की जो जड़ें हैं उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं पाई जाता, गंवार दलहन में नहीं आता है। बाकी तीनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के जीवाणु पाए जाते हैं। राजस्थान का फसल चक्र कौन सा है? गो च नी, गेहूं जौ। गेहूं और जौ के साथ साथ क्या लेता है वो? चना लेता है। 2 साल 3 साल गेहूं जौ ले रहा है, गेहूं ले रहा है, कभी जौ ले रहा है, गेहूं ले रहा है, कभी जौ ले रहा है, एक बार जस गई उसके चना ले लेगा, ताकि उसकी खेत की फर्टिलिटी क्या है, मेंटेन रहे, उपजाऊता बरकरार रहे।
वैज्ञानिक कृषि के अंदर हम बात करें, चलिए वैज्ञानिक कृषि की बात करें, कल्चर आता है, सिल्वीकल्चर। क्या चीज होता है सिल्वीकल्चर? सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर का मतलब होता है लाभदायक वृक्ष की खेती करना, लाभदायक वृक्षारोपण। ऐसे बहुत सारे पेड़ आजकल किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप खेत के किनारों पर वो पेड़ लगा लीजिए जिससे कि आपको फल और मिल जाए। तो फसल तो आ ही रही है, साथ साथ में किनारों से फल भी आ जाएंगे। लाभदायक फलों की खेती करना या लाभदायक वृक्षों की खेती करना या वृक्षारोपण करना, ये क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। वृक्षारोपण करना, लाभदायक वृक्ष लगाना। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन करना। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई एग्जाम थोड़ा लेवल ऊपर का हो। रेशम कीट पालन सबसे पहले कौन से देश से शुरू हुआ था? चाइना से। रेशम कीट पालन कौन से देश से शुरू हुआ था? लेकिन इंडिया वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें रेशम की चारों क्वालिटी जो है, टसर, एरी, सिल्क और मूंगा, 4 प्रकार का रेशम होता है। चारों प्रकार का रेशम केवल इंडिया में मिलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। शुरुआत चाइना ने की थी। रेशम कीट पालन शहतूत के वृक्ष पर करते हैं। कीट की जब प्यूपावस्था होती है, एक तो अंडा होता है, अंडे के बाद में लार्वा निकलता है, और लार्वा के बाद में क्या निकलता है? प्यूपा निकलता है, प्यूपा बनता है। प्यूपा के दौरान कीट अपने चारों तरफ लार सिक्रेट करता है मुंह से, और ये लार जो होती है वो धागे सूख करके धागे में बदल जाती है, और इस धागे को बाहर निकाल लेते हैं। कीट को मार करके धागे को बाहर निकाल लेते हैं। ये जो है रेशम कीट। तो कीट जो रेशम बनाता है वो किस चीज से बनाता है? अपनी लार से बनाता है। वो लार निकालता रहता है मुंह से, लार सूखती रहती है, धागा जो है वो बनता रहता है। बाद में भाप से कीट को मार करके और धागा इकट्ठा कर लेता है। और राजस्थान के अंदर चूंकि ये है, तो राजस्थान में एक योजना भी चल रही है, टसर योजना। क्या चीज है इसमें? कृत्रिम रेशम, क्योंकि इतना लंबा जो रेशम बहुत कीमती हो जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क तैयार करने के लिए, कृत्रिम रेशम तैयार करने के लिए कौन से पेड़ लगाते हैं? अर्जुन के। कृत्रिम रेशम को तैयार करने के लिए अर्जुन का पेड़ लगाते हैं। तो कीट की प्यूपा अवस्था में हम कीट से रेशम प्राप्त करते हैं। रेशम कीट की लार से बना हुआ है, और जो है भारत में चारों तरह का रेशम जो है वो वर्ल्ड में होता है। शुरुआत शहतूत के वृक्ष पर की जाती है और चाइना से शुरू होता है। राजस्थान रेशम बोर्ड जो है वो उदयपुर में, आदिवासियों को राजस्थान सरकार जो है वो रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण देती है। सर्वाधिक सेरीकल्चर पूछा जाए कहां होता है, तो उदयपुर। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन सर्वाधिक कहां होता है? अलवर में। मधुमक्खी पालन करना, मधुमक्खी पालन आजकल आदिवासियों के अंदर बहुत लोकप्रिय है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा रोड पर घूमते रहते हैं, मधुमक्खी का शहद ले लीजिए, ले लीजिए। मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है? आपको पता होगा मधुमक्खी ऑब्लिक बटरफ्लाई, अगर इसमें से किसी एक को भी नष्ट कर दिए तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। साइंस वाले जानते हैं कैसे। 70% 80% परागण जो होता है फसलों में मधुमक्खियों से होता है या बटरफ्लाई से होता है। परागण नहीं होगा तो क्या होगा? फसल तैयार नहीं होगी, निषेचन नहीं होगा, आगे फल नहीं बनेगा। आप सारी बटरफ्लाई मार दीजिए, हमारा अस्तित्व भी खत्म है। इसी तरह से मधुमक्खी है। मधुमक्खी क्या है? फूलों पर मंडराती रहती है, परागकण खाती है। परागकण खाती है। परागकण क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। मधुमक्खी के आमाशय में परागकण जाते हैं। आमाशय में मधुमक्खी एंजाइम सिक्रेट करती है, और ये एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देते हैं? हनी में, शहद में बदल देते हैं। तो उसके आमाशय में शहद इकट्ठा हो गया, जैसे हमारे पेट भर जाता है वैसे आमाशय में शहद इकट्ठा हो गया।
अब जैसे उसको लगता है कि पेट भर गया है, वो छाते पर आएगी और आकर के क्या कर देगी, उल्टी कर देगी, और उल्टी इकट्ठा करके हम खा लेंगे तो बेसिकली तो उसकी उल्टी है। और तो एपीकल्चर जो है वो अलवर के अंदर आसपास में फेमस है। वर्मी कल्चर, केंचुए का पालन करना, जैविक खाद तैयार करना, जैविक खाद के माध्यम से जो है। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पर जैविक खाद का प्रयोग होता है वो कौन सा जिला है? एकमात्र जिला जहां पर जैविक खाद का ही प्रयोग होता है, डूंगरपुर। डूंगरपुर। ओलेरिकल्चर, सब्जियां उगाना। हॉर्टिकल्चर, बागवानी करना। विटीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती करना। फिशिकल्चर, मछली पालन करना। ये सारे के सारी जो है आधुनिक कृषि के अंदर आती है। दूसरा आता है आधुनिक कृषि में जो है वो क्रांतियां। सबसे फेमस आता है हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति किसने शुरू की थी? वर्ल्ड की बात करें अपन, हरित क्रांति का जनक किसको माना गया है? इसका नाम सुनोगा, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना हुआ है ना? कौन से देश का है ये? मैक्सिको। क्या किया था इन्होंने? शुरू में हरित क्रांति की वर्ल्ड में शुरुआत की थी। 1962 के आसपास में नॉर्मन बोरलॉग ने सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर जो है गेहूं की नई नई किस्मों की शुरुआत की थी। इसी नॉर्मन बोरलॉग की याद में जो है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, जो वर्ल्ड के अंदर कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। कई बार ये नेशनल जीके में पूछ लेते हैं, कृषि के लिए संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? मैं मान लीजिए कोई कृषि वैज्ञानिक हूं, मैंने कोई कृषि क्रांति कर दी, हाईएस्ट अवार्ड जैसे लिटरेचर में नोबेल प्राइज वगैरह है, कृषि के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में 1966 के अंदर MS स्वामीनाथन ने शुरू किया था। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? गेहूं उत्पादन बढ़ा, भोजन संकट दूर करना। हरित क्रांति का प्रभाव केवल 2 ही राज्यों में पड़ा था। एक राज्य था पंजाब, जो आज भी बहुत ज्यादा रिच है, और एक राज्य था यूपी। यूपी और पंजाब आज गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। हरित क्रांति का बेसिक पर्पज ही गेहूं का उत्पादन बढ़ाना था। और हरित क्रांति के दौरान गेहूं की बहुत सारी नई नई किस्में आई थी, जिसमें सरबती सोनारा, कल्याण सोना, कोहिनूर, मैक्सिकन, ये तो हरित क्रांति की किस्में है। बाद में हमने और बहुत सारी किस्में विकसित कर ली। अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर ने 5-7 साल पहले गेहूं की एक ऐसी नई किस्म बनाई है जिसमें रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन है और प्लस पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए, जिसको अपन ने कहा काठिया गेहूं। तो अभी एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में काठिया गेहूं की खेती कहाँ होती है? तो काठिया गेहूं जो है वो हाड़ौती यानी कोटा के अंदर और मेवाड़ यानी उदयपुर, इन 2 क्षेत्रों में काठिया गेहूं बोया जाता है, जो कम पानी के अंदर उगाता है, रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन है इसके अंदर, काठिया गेहूं की खेती। तो ये बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विकसित की। वैसे गेहूं की अब तो बहुत सारी किस्में आ गई, 4-5 एक जो फेमस किस्में अभी बाजार में है अपने, उनको लेके। श्वेत क्रांति कब शुरू हुई थी? 1970 के आसपास में शुरू हुई थी। किसने शुरू की थी? वर्गीस कुरियन ने शुरू की थी। वर्गीस कुरियन ने क्या किया था? दूध उत्पादन, दूध जिसके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके दूध इकट्ठा करना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। वर्गीस कुरियन जो थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो गुजरात के अंदर है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये कहां पे है? आनंद, गुजरात के अंदर। और यहीं से जो है अमूल के प्रोडक्ट आते हैं, अमूल की चॉकलेट, अमूल का दूध, घी, मक्खन, ये सब आते हैं। ये सब वर्गीस कुरियन की देन है। आज अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वर्गीस कुरियन की देन। इसको भी भारत रत्न दिया गया था।
स्वामीनाथन को भी भारत रत्न मिला था, वर्गीस कुरियन को भी। दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑपरेशन फ्लड चला था इसके लिए। पीली क्रांति, राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। क्या मतलब है? सरसों के लिए, सरसों उत्पादन को बढ़ाना। सरसों में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। गंगानगर पीली क्रांति का सबसे प्रॉफिट में है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति फूड प्रोसेसिंग उद्योग। फूड प्रोसेसिंग उद्योग मतलब डिब्बा बंद भोजन, फलों पर आधारित डिब्बा बंद। बाजार में आप जाइए, सेब का मिलेगा मुरब्बा मिलेगा, आम का मुरब्बा मिलेगा, सेब का मुरब्बा मिलेगा, और स्ट्रॉबेरी वगैरह इन सब के मिलते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पेय पदार्थ मिलते हैं फ्रूट्स के। ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं। भूरी क्रांति, फलों पर आधारित डिब्बा बंद भोजन को बढ़ावा दिया जाए ताकि फल नष्ट न हो और भोजन भी मिल जाए। कोई बता सकता है डिब्बा बंद भोजन में क्या चीज मिलाते हैं जिससे कि भोजन जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है? डिब्बा बंद भोजन में क्या चीज मिलाते हैं? घर के अंदर तो आम रस रखें तो 2 दिन में खराब हो जाता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड जिसको बनता है, ये जो है एज ए प्रिजर्वेटिव जितने भी फूड होते हैं जिसमें अपन लंबे समय तक रखते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जो ये बिस्किट वगैरह की दुकानों पर जो होते हैं, तो उस सब में जो है सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, जिससे कि क्या है भोजन खराब नहीं होता, 6-6 महीने तक भोजन जो है वो पड़ा रहता है। ये जैसे अपनी आती है कोल्ड ड्रिंक्स आती है, स्लाइस वगैरह, ये जो सब इसमें। आगे हम देखें नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा मछली पालन। झींगा मछली मैंने बताया था मछली नहीं है, ऑर्थोपोड्स ग्रुप का है झींगा मछली। लाल क्रांति, टमाटर भी है, मांस का भी है, टमाटर मांस। सुनहरी क्रांति, शहद उत्पादन को बढ़ावा देना। ये 5-7 एक क्रांतियां हैं। उसके बाद में हमारे पास में आता है फसलों के प्रकार। कई तरह से फसलों को बांटते हैं। पहला हम जो है मौसम के आधार पर फसलों के प्रकार लें। खरीफ है, रबी है, जायद है। मौसम के आधार पर फसलें खरीफ, रबी और जायद। जून जुलाई खरीफ की फसल हम बोते हैं, जून जुलाई में खरीफ की फसल बोते हैं। अक्टूबर के आसपास क्या करते हैं, अक्टूबर नवंबर काट लेते हैं। अक्टूबर नवंबर क्या आ गई है, सर्दी आ गई है, तो इसलिए खरीफ की फसल का दूसरा नाम क्या हो जाता है, सियालू फसल। राजस्थान के जीके में तो खरीफ नाम ना करके सियाड़ू आएगा। निम्न से कौन सी सियाड़ू फसल है? राजस्थान सरकार आज भी सियाड़ू, उनाड़ू ये सब प्रयोग करती है। बोया अपने गर्मी के अंदर, फसल बाजार में आई सर्दी के अंदर, तो बाजार में कब आ रही है, सर्दी में, तो फसल का नाम क्या होगा, सियाड़ू। सियाड़ू मतलब सर्दी, सियाड़ू फसल कहते हैं, सर्दी की फसल। इस दौरान बीच में क्या है, मानसून आ जाता है, सावन का महीना आ गया है, इसको क्या कहेंगे, सावणी फसल। सावणी फसल भी कह देंगे। 27 से 30-32 के आसपास टेम्परेचर की फसल हो गई। एग्जाम्पल वो ध्यान रखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो सर्दियों में बाजार में आती हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, सियाड़ू है। वही तो गर्मी में है, आई सर्दी में है। सर्दियों में क्या चीज आती है, तो पहले अनाज आ जाइए। अनाज में कौन कौन सा आएगा, अभी बाजरा खूब आया हुआ है, बाजरा के बाद में अनाज में कौन सा आएगा, और मक्का खूब आया हुआ है, ज्वार आ गया, ज्वार आ गया। अनाज के अंदर जो है बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली तो तिलन में आ जाएंगी, चावल।
ये 4 तो फेमस अनाज है, कौन से? खरीफ के अनाज या सियालू फसल के अनाज। अनाज के बाद में आ जाए दलहन। दलहन में कौन सी आएगी? चना खरीफ में थोड़ी आता है। चना और मसूर इनको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। चना मसूर के बाद में जितनी भी दलहन है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है, मसूर, ये सारी जो है दलहन जो है वो किस में आएगी? खरीफ में आएगी। चना और मसूर को छोड़कर समस्त दलहन खरीफ में आती है। चना और मसूर को किस में डालेंगे? रबी में डालेंगे। इसको छोड़ करके जितनी भी दालें हैं आंख बंद करके किस में आएगी? खरीफ में आएगी। तो दलहन और तिलहन में कौन सी आ जाएगी? तिलहन में मूंगफली आ गई, तिल, मूंगफली है, तिल है, और सूरजमुखी, ये तिलहन की फसल में। तो पूछ सकता है कि खरीफ में दलहन की फसल कौन सी खरीफ की है, खरीफ में मतलब क्या क्या अनाज कौन सा है, खरीफ में तिलहन कौन सी फसलें हैं? ये खरीफ की फसलें हैं, जिसको अपन कौन सी फसलें बोलते हैं राजस्थानी भाषा में? सियाड़ू फसलें। सियाड़ू फसलें। तो इसको अलग अलग याद रखिए। वो पूछ सकता है मतलब खरीफ की दलहन के अंदर या खरीफ के अनाज के अंदर कौन सा अनाज सबसे ज्यादा होता है, रबी के अनाज में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा होता है। रबी की बात करें, अक्टूबर खत्म हो गया, दिवाली यहां खत्म हो गई, नवंबर दिसंबर के आसपास बोई जाएगी और मार्च होली पर काटी जाएगी, मार्च में काटी जाएगी। बीच में क्या आ रहा है? टेम्परेचर लो आ रहा है। अभी कल परसों मावठ हुई थी, किसानों के चेहरे खिल गए। मावठ इनके लिए क्या है? गोल्डन ड्रॉप है। जितनी भी रबी की फसल है इसमें सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? गेहूं को। बाकी सभी रबी की फसल को लाभ। टेम्परेचर लो चल रहा है इस समय, 18 से 23 टेम्परेचर बहुत सफिशिएंट है इनके। मार्च में काट ली जाती है। मार्च में गर्मी आ रही है तो इसको कौन सी फसल कहेंगे? उनाड़ू फसल। गर्मियों में आ रही है, उनाड़ू फसल कहेंगे, उनाड़ू फसलें। अब उनाड़ू फसल में कौन सी जो गर्मियों में आ रही है? तो गर्मियों में अनाज बोलिए कौन कौन सा आएगा? गेहूं और जौ। अनाज में आ गया गेहूं और जौ। दलहन में आ गया चना और मसूर। दो ही दलहन आएगा, बाकी दलहन तो सब उसमें आ जाती है, चना और मसूर। और तिलहन में आएगा सरसों, राई, सरसों, राई और अन्य फसलों में जीरा है, जीरा है और एक और आता है ना जीरे के साथ में फेमस, इसबगोल, सौंफ, ये सब जो है वो तिलहन में आ जाएंगे। तो उस तरह से रबी में कौन सी दलहन होती है, रबी में कौन सी तिलहन होती है, रबी में कौन सा अनाज होता है। और जायद फसलें जो होती है मार्च में आती है, मार्च में अप्रैल में बोते हैं, मार्च के आसपास में, और जुलाई जून से पहले काट लेते हैं, मई जून के आसपास, जून में काट लेते हैं। और इसमें जनरली कौन से होते हैं? सब्जियां, फल, फल फ्रूट, सब्जियां, तरकारी है, ककड़िया है, मतीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सारी चीजें जो है इस समय आ जाएंगी। फल और जो है वो काकड़िया हो, चाहे तरबूज हो, चाहे खरबूजा हो, ये फल और सब्जियां जायद फसलों में आ जाती है, ये मौसम के अनुसार आ जाती है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में जो है खाद्यान्न फसलें, वे फसलें जो हम खाने के लिए बोते हैं, और व्यापारिक फसलें, वे फसलें जो केवल व्यापार के लिए बोते हैं। जैसे अब मान ली कपास है, कपास को खाने का तो है नहीं, कपड़ा है, व्यापार है, जूट है, व्यापार है, अफीम है तो अफीम बेसिकली तो व्यापार का ही है, गन्ना है तो गन्ना बेसिकली व्यापार के लिए है, और कुछ खाद्यान्न फसलें जो केवल खाने के लिए है। राजस्थान के अंदर 65% भूमि पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है, यानी कि राजस्थान सरकार में, राजस्थान के अंदर किसान जो है वो भोजन की तरफ खेती पर का ज्यादा ध्यान देते हैं,
बजाय कि व्यापार की तरह, खेती को व्यापार की तरह। क्यों? क्योंकि राजस्थान में हमेशा अकाल पड़ते रहे हैं। ये तो पिछले 20-30 सालों के अंदर आईजीएनपी नहर के आने से हमें अकाल का अनुभव नहीं होता। पुराने जो लोग बाग से पूछे जो 80-90 साल के हैं तो वो कहेंगे हाँ उस समय तो हम साल 2-2 साल का अनाज घर में रखते थे, क्योंकि अनाज जो है वो कभी भी अकाल पड़ सकता था। तो राजस्थान का किसान अकाल को देखते हुए भोजन पर ज्यादा ध्यान देता था बजाय कि व्यापार। पहला पेट भरा हुआ है, व्यापार बाद में कर लेंगे। तो राजस्थान में 65% भूमि पर जो है खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं, और खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक कौन सी फसल बोते हैं? बाजरा। खाद्यान्न फसलों में कौन सी फसल सबसे ज्यादा बोई जाती है? बाजरे की। राजस्थान की लगभग 20% कृषि भूमि बाजरे की खेती के लिए फेमस है। 20%। जिस किसान के पास में भी पानी नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, नहर नहीं है, बरसात से खेती करे तो वो किसकी करेगा? बाजरे की। बरानी खेती, सूखी खेती हमेशा किस में होती है? बाजरा। बाजरे की खेती 90% किस में है? सूखी खेती में। पानी लगती तो बाजरा छोड़ दे, हालांकि बाजरे की कॉस्ट गेहूं से ज्यादा है। आज अगर आप बाजार में जाएंगे तो बाजरा कॉस्टली मिलेगा, गेहूं सस्ता मिलेगा। बाजरे की रेट गेहूं से ज्यादा। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, गेहूं के अंदर एक सबके दिमाग में घुसा हुआ क्या चीज? ग्लूटामिन। धीरे धीरे लोग गेहूं खाना बंद कर रहे हैं। और वैसे तो साइंटिफिकली 10 में 100 में से 5-7 ऐसे होते हैं बच्चे जो बचपन से ही गेहूं के प्रति एलर्जिक होते हैं। उनको गेहूं खिलाती या तो उनका पेट फूल जाता है या उनको उल्टी हो जाती है, एलर्जिक होते हैं। गेहूं के अंदर फाइबर है नहीं, और क्या है? ग्लूटामिन है, जो बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बाजरा हाई अमाउंट ऑफ फाइबर है और रिच हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरी है। इसलिए आप देखोगे अपने मोटा अनाज जिसको कहते हैं, आजकल वापस मोटे अनाज का जमाना आ रहा है। बीच में हमने जो है बाजरा है, रागी है, ज्वार है, जौ है, इनको भूल गए थे। आज डायबिटीज वालों को पूछेंगे तो वो कहेंगे भाई साहब ज्वार की रोटी खाते हैं। आजकल एक वो और चला हुआ प्रचलन, आटे वाले से पूछोगे 4-5 आटे मिक्स करके देता है वो। क्या घर में डायबिटीज हो गया क्या? कोई बात नहीं, ये आटा ले जाओ, ये खाओ, क्योंकि गेहूं खाओगे तो डायबिटीज दोबारा हो जाएगा। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। कोई मिठाई खाने से शुगर नहीं होती है, रोटी खाने से भी तो शुगर हो सकती है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। कई लोग कहते हैं मिठाई नहीं खाते फिर भी शुगर बढ़ रहा है, तो वो तो गेहूं से भी बढ़ सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं वो, फिर ज्वार लेते हैं, जौ लेते हैं, रागी, मक्का, इनका वो मिला करके 5 का आटा खाते हैं, ताकि कम से कम जो है कार्बोहाइड्रेट पहुंचे और शुगर का कंट्रोल आए। तो गेहूं तो आजकल धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। सरकार की तरफ से योजना भी है, श्री योजना, मोटा अनाज को बढ़ावा दी जाए। बाजरा बेस्ट है फाइबर के लिए, ज्वार बेस्ट है फाइबर के लिए, रागी है बहुत बढ़िया है फाइबर्स का। तो ये फाइबर वाली दाल लेंगे तो इससे हमारा मतलब गेहूं का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बाजरा सबसे बेस्ट है। आजकल तो बाजरे की जो है पिज्जा वगैरह ये भी बने, बाजरे की डोसा क्या बोलते हैं ना, इडली, आपको बाजार में मिल जाएगी बाजरे की इडली, तो ये भी है। बाजरे का 2 मुख्य क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, एक ये क्षेत्र, एक ये क्षेत्र। सर्वाधिक भूमि पर बोया जाता है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, ये बाजरा है। इधर जयपुर से लेकर के अलवर तक, दौसा तक। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे बुआई यहां ज्यादा होती है, उत्पादन यहां ज्यादा है, क्योंकि यहां फसलें खराब हो जाती थी। अब जब से थोड़ा सा क्या है कि मौसम सही हुआ है, तो आजकल जो है बुआई के अंदर भी बाड़मेर पहले स्थान पर है और उत्पादन में भी बाड़मेर पहले स्थान पर। अन्यथा पिछले 15 सालों से हम ये पढ़ा रहे थे कि बुआई तो बाड़मेर में ज्यादा है, उत्पादन कभी जयपुर में ज्यादा है, कभी अलवर में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ फसलें खराब हो जाती थी, प्रोडक्शन यहाँ ज्यादा आता था। आजकल प्रोडक्शन भी यहीं ज्यादा आने लग गया। तो गेहूं की ऐसी ऐसी किस्में आ गई, अगर बारिश अनियमित हो रही है तो उस भी किस्म पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। तो अब थोड़ा बहुत इसको लिख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं।
कल कहां तक लिखा हुआ है? चलो वो संस्था बाद में लिखवा देंगे। आगे आगे नेक्स्ट। कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार। पहला लिखिए परंपरागत कृषि। परंपरागत कृषि। परंपरागत कृषि। पहला आता है इसमें जूमिंग खेती। जूमिंग खेती। परंपरागत कृषि में जूमिंग खेती। उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत में वनों को जलाकर, वनों को जलाकर खेत तैयार करते हैं। वनों को जलाकर खेत तैयार करते हैं और फिर खेती करते हैं। इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। 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 दक्षिण भारत में इसे टांगिया, सॉरी, दक्षिण भारत में इसे चैना, दक्षिण भारत में इसे चैना, म्यांमार में इसे टांगिया, म्यांमार में इसे टांगिया, दक्षिण भारत में इसे चैना, म्यांमार में इसे टांगिया, म्यांमार में इसे टांगिया, और राजस्थान में इसे वालरा खेती कहते हैं। राजस्थान में इसे वालरा खेती कहते हैं। वालरा खेती कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए राजस्थान में भील और गरासिया, राजस्थान में भील और गरासिया आदिवासी, भील और गरासिया आदिवासी, भील और गरासिया आदिवासी वालरा खेती करते हैं। गरासिया आदिवासी वालरा खेती करते हैं। भील मैदानों में वालरा करे, मैदान में वालरा कृषि करे, भील मैदान में वालरा कृषि करें तो इसे दजिया, वालरा कृषि करें, भील मैदान में वालरा कृषि करें तो दजिया, और पहाड़ों में करता है तो इसे चिमाता कहते हैं। मैदान में दजिया, मैदान में दजिया और पहाड़ पर चिमाता, पहाड़ों पर चिमाता करते हैं। तो भीलों की वालरा दो प्रकार की होगी, दजिया और चिमाता। दजिया मैदान में, चिमाता पहाड़ पर। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ग्रासिया आदिवासी, पैराग्राफ चेंज करके ग्रासिया आदिवासी सामूहिक रूप से वालरा कृषि करते हैं।
ग्रासीय आदिवासी सामूहिक रूप से वालरा कृषि करते हैं, जिसे सामूहिक रूप से वालरा कृषि करते हैं जिसे हारी बावरी कहते हैं। हारी बावरी कहते हैं। दूसरा लिखिए मिश्रित खेती। मिश्रित खेती खेती और पशुपालन साथ साथ किया जाए। खेती और पशुपालन साथ साथ किया जाए। खेती और पशुपालन साथ साथ किया जाए। सर्वाधिक बाड़मेर। मिश्रित खेती सबसे ज्यादा कहां होती है? बाड़मेर। सर्वाधिक बाड़मेर। सूखी खेती बिना सिंचाई के बरसात से खेती की जाए। बिना सिंचाई के बरसात से खेती की जाए। बिना सिंचाई के बरसात से खेती की जाए। सर्वाधिक बाड़मेर। सर्वाधिक बाड़मेर। सहकारी खेती। सहकारी शब्द सरकारी नहीं, ध्यान रखना, कोऑपरेटिव। सहकारी खेती। सहकारी खेती। सरकार और किसान मिलकर खेती कार्य करते हैं। सरकार और किसान मिलकर खेती कार्य करते हैं। सरकार और किसान मिलकर खेती कार्य करते हैं। राजस्थान में 2 सहकारी फार्म हाउस हैं। राजस्थान में 2 सहकारी फार्म हाउस है। 2 सहकारी फार्म हाउस है। पहला सूरतगढ़ फार्म हाउस। सूरतगढ़ फार्म हाउस एशिया का सबसे बड़ा सहकारी फार्म हाउस। एशिया में सबसे बड़ा सहकारी फार्म हाउस। सूरतगढ़ फार्म हाउस एशिया में सबसे बड़ा सहकारी फार्म हाउस। 1956 में रूस के सहयोग से स्थापित। 1956 में रूस के सहयोग से स्थापित। 1956 रूस के सहयोग से स्थापित। जैतसर फार्म हाउस। जैतसर फार्म हाउस सूरतगढ़ के पास में ये भी जैतसर फार्म हाउस गंगानगर। जैतसर फार्म हाउस का है गंगानगर। जैतसर फार्म हाउस गंगानगर 1963 में कनाडा के सहयोग से स्थापित। 1963 1963 कनाडा के सहयोग से स्थापित। 1963 कनाडा के सहयोग से स्थापित। कनाडा के सहयोग से स्थापित 1963। हाइड्रोपोनिक्स जल कृषि। जल कृषि हाइड्रोपोनिक्स जल कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में पौधे को धागों की सहायता से बांधकर जल में उगाया जाता है। पौधों को धागों की सहायता से बांधकर जल में उगाया जाता है। धागों की सहायता से बांधकर
जल में उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में सब्जियां, चावल, सिंगाड़ा आदि की खेती की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स सब्जियां हैं, चावल है, सिंगाड़ा है। सब्जियां, चावल, सिंगाड़ा। हाइड्रोपोनिक्स में सब्जियों की खेती, चावल की खेती, सिंगाड़ा की खेती की जाती है। फसल चक्र, फसल चक्र, फसल चक्र, खेत में फसलों को बदल बदल कर बोना। फसल चक्र, खेत में फसलों को बदल बदल कर बोना। खेत में फसलों को बदल बदल कर बोना। फसलों को बदल बदल कर बोना। 2-3 साल बाद मटर, दलहन की फसलें लेना। 2-3 साल पश्चात मटर, दलहन, मटर है, दलहन है, मटर, दलहन की फसलें लेना। इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। गांठें पाई जाती है। इनमें राइजोबियम जीवाणु मिलते हैं। राइजोबियम, इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु मिलते हैं। राइजोबियम जीवाणु मिलते हैं जो राइजोबियम जीवाणु मिलते हैं जो भूमि में नाइट्रोजन बढ़ाकर, भूमि में नाइट्रोजन बढ़ाकर खेत को उपजाऊ बनाते हैं। भूमि में नाइट्रोजन बढ़ाकर खेत को उपजाऊ बनाते हैं। खेत को उपजाऊ बनाते हैं। राजस्थान का फसल चक्र, राजस्थान का फसल चक्र गोचनी है। राजस्थान का फसल चक्र गोचनी। गेहूं और जौ, गेहूं और जौ के साथ साथ में चना लेते रहना। गेहूं और जौ के साथ साथ चना, गेहूं, जौ, चना, गोचनी। गोचनी का मतलब क्या हुआ? गेहूं, जौ, चना। गेहूं और जौ बो रहे हैं, साथ साथ में एक बार चना भी ले लिया। गेहूं, जौ, चना, गोचनी। राजस्थान का फसल चक्र गोचनी, गेहूं, जौ के साथ साथ चना। आगे लिखिए। नेक्स्ट, वैज्ञानिक कृषि। वैज्ञानिक कृषि, वैज्ञानिक कृषि में पहला जाइए कल्चर। वैज्ञानिक कृषि में पहला जाइए कल्चर। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर, लाभदायक फलों को, लाभदायक फलों के वृक्ष लगाना। लाभदायक फलों वाले वृक्ष लगाना। कौमा, वृक्षारोपण करना। कौमा, वृक्षारोपण करना। लाभदायक फलों के वृक्ष लगाना, कौमा, वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण करना। सेरिकल्चर, 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 रेशम कीट पालन करना। रेशम कीट पालन करना। इसमें आगे लिखिए। रेशम कीट पालन चीन से शुरू हुआ था। रेशम कीट पालन चीन से शुरू हुआ था।
कोमा सहतूत के वृक्ष पर किया जाता है, सहतूत के वृक्ष पर किया जाता है। कीट प्यूपा अवस्था में लार से रेशम बनाता है। कीट प्यूपा अवस्था में लार से रेशम बनाता है। प्यूपा अवस्था में कीट प्यूपा अवस्था में लार से रेशम बनाता है। लार से रेशम बनाता है। पैराग्राफ चेंज करके टसर योजना, टसर योजना इसी के अंदर पैराग्राफ चेंज करके टसर योजना। उदयपुर में अर्जुन के पेड़ लगाए गए हैं। उदयपुर में अर्जुन के पेड़ लगाए गए हैं। इसके तने से कृत्रिम रेशम बनाई जाएगा। उदयपुर में अर्जुन के पेड़ लगाए गए हैं, तने से कृत्रिम रेशम बनाया जाएगा। कृत्रिम रेशम बनाया जाएगा। एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन करना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन करना। सर्वाधिक उदयपुर, सर्वाधिक अलवर, सर्वाधिक अलवर। ओलेरीकल्चर सब्जियां उगाना। ओलेरीकल्चर सब्जियां उगाना। ओलेरीकल्चर सब्जियां उगाना। विटिकल्चर अंगूर की खेती करना। विटिकल्चर, विटिकल्चर अंगूर की खेती करना। हॉर्टिकल्चर बागवानी करना। अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी करना। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती करना। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती करना। अंगूर की खेती। विटिकल्चर अंगूर की खेती। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। वर्मिकल्चर केंचुए का पालन करना, जैविक खाद तैयार करना। वर्मिकल्चर, वर्मिकल्चर केंचुए का पालन, जैविक खाद तैयार करना। वर्मिकल्चर। फिशिकल्चर मछली पालन। वर्मिकल्चर केंचुए का पालन, केंचुआ पालन करना, जैविक खाद, केंचुआ पालन, जैविक खाद। फिशिकल्चर मछली पालन, फिशिकल्चर मछली पालन। क्रांतियां, हरित क्रांति, हरित क्रांति। शुरुआत मैक्सिको के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। मैक्सिको के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, मैक्सिको के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको का वैज्ञानिक था। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। भारत में, भारत में नॉर्मन बोरलॉग
लॉग नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। भारत में हरित क्रांति 1966-67 में, हरित क्रांति 1966-67 में, 66-67 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। डॉक्टर 1966-67 एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। एम.एस. स्वामीनाथन उद्देश्य गेहूं का उत्पादन बढ़ाना था। उद्देश्य गेहूं का उत्पादन बढ़ाना था। हरित क्रांति का उद्देश्य गेहूं का उत्पादन बढ़ाना था। सर्वाधिक लाभ पंजाब और उत्तर प्रदेश को हुआ। सर्वाधिक लाभ पंजाब और उत्तर प्रदेश को हुआ। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति 1970 में, 1970 में 88 में तो इंप्लीमेंट हुआ था। स्टार्टिंग 1970 में हो गई थी। 88 को तो बाद में इंप्लीमेंट किया गया था। 1970 लिखी पहले। शुरुआत 1970 में, शुरुआत 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ब्रैकेट में आनंद गुजरात, आनंद गुजरात, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात, आनंद गुजरात के अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। वर्गीस कुरियन ने की थी। वर्गीस कुरियन दोनों भारत रत्न विजेता है। ये दोनों व्यक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है। देश की संकट को दूर करने में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, डॉक्टर स्वामीनाथन का और डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। इन्होंने देश के अंदर जो फूड क्राइसिस था उसको दूर करने में बहुत बड़ा रोल किया। दोनों भारत रत्न से सम्मानित है। वर्गीस कुरियन ने की थी। उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना था। उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना, दूध उत्पादन को बढ़ाना। इस कार्य के लिए ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया। इस कार्य के लिए ऑपरेशन फ्लड, FLOOD, ऑपरेशन फ्लड, इस कार्य के लिए ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन FLOOD, फ्लड, बाढ़ जिसको कहते हैं, दूध की बाढ़ आ गई देश के अंदर, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। तीसरा लिखिए भूरी क्रांति। भूरी क्रांति फलों पर आधारित डिब्बाबंद भोजन उद्योग को बढ़ावा। फलों पर आधारित डिब्बाबंद भोजन उद्योग को बढ़ावा। फलों पर आधारित डिब्बाबंद भोजन उद्योग को बढ़ावा। डिब्बाबंद भोजन। पीली क्रांति, पीली क्रांति सरसों उत्पादन को बढ़ावा देना। पीली क्रांति सरसों उत्पादन को बढ़ावा देना। नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली पालन को बढ़ावा देना।
मछली पालन को बढ़ावा देना। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। झींगा मछली। झींगा मछली पालन को बढ़ावा देना। झींगा मछली। झींगा मछली पालन को बढ़ावा देना। गोल क्रांति। आलू। गोल क्रांति। आलू। गोल क्रांति आलू उत्पादन को बढ़ावा देना। एक वो मसालों के लिए कौन सी क्रांति है? बादामी क्रांति। ये भी बहुत बार पूछते हैं, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसालों के, राजस्थान के कौन से मसालों को भी जीए टैग मिला है? पान मेथी और सांगरी मसालों में नहीं आता, सब्जी में आएगा। पान मेथी और किसको मिला है साथ में? दो मसाले हैं ना जिसको जीए टैग मिला है अभी। इसमें एक तो पान मेथी नागौर की जीए टैग, और एक मिला है इसको मथानिया की लाल मिर्च। मथानिया की जो लाल मिर्च है उसको भी जीए टैग मिला है। दो मसालों को भारत सरकार ने मसालों की श्रेणी में शामिल कर लिया। अभी तक ये मसालों में काउंट नहीं होते थे। जीए टैग मिला दो मसालों को। और वैसे सांगरी को भी जीए टैग मिला है। सांगरी सब्जियों के अंदर सांगरी जो है उसको भी जीए टैग मिल गया। आगे लिखिए, आगे आगे लिखिए, कहां तक लिखा है? बादामी क्रांति, लाल क्रांति, टमाटर। हाँ, नेक्स्ट, लाल क्रांति टमाटर व मांस उद्योग को बढ़ावा देना। टमाटर और मांस उद्योग को बढ़ावा देना, लाल क्रांति। और लास्ट में आ जाता है सुनहरी क्रांति, शहद उत्पादन को। सुनहरी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देना। सुनहरी क्रांति शहद उत्पादन। कल फिर इसमें हम आगे